हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी रतलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट किस्म का सेशन होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है हमारा वो डिक्लेयर हो चुका है और प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये रिजल्ट काफी ज्यादा विवादों में भी रहा। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी बातें चलती रही, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अराइज होते रहे हैं कि हम क्या करें क्या न करें, रिजल्ट ऐसा आया है, अस्पष्ट रिजल्ट है। देखिए, मेरी एक बहुत सीधी सी सलाह है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दिया है वो लोग काइंडली बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी प्रेपरेशन में लग जाएं। देखिए, क्या होता है कि जब भी मुख्य परीक्षा से हमारा सामना हो रहा होता है तो एक थोड़ा सा डर मन में होता है ना। किन चीजों का डर मन में होता है? क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें, है ना, क्या पढ़े, कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्या स्टडी मटेरियल हम लोग पढ़ लें, हमारी स्पीड कैसे मैनेज होगी, हमारा टाइम कैसे मैनेज होगा, और टेस्ट सीरीज का हम क्या करेंगे, क्या रोल है टेस्ट सीरीज का। तो आज के इस सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि ये जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं और आपकी जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। देखिए, मेंस को लेकर आप सभी के जो प्रश्न हैं मुझसे वो आप लोग चैट बॉक्स में लिखते चले। मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ूंगी भी और सभी को डील भी करूंगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ मैंने जितनी बातें आपसे मेंशन की हैं मैं यहाँ पे सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, यदि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह फॉलो करेंगे देन आई एम वेरी मच श्योर कि आप मेंस को भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। राइट देखिए, हर वो एस्पिरेंट जो मेंस लिखने जा रहा होता है उसका अल्टीमेट एम जो होता है वो रैंक होता है ना। वो ये सोच के चलता है कि नहीं, आई वांट टू रीच समवेयर, कुछ अचीव करने के लिए वो ये सब कर रहा होता है। तो हाँ, देखिए, सभी पढ़ के जा रहे हैं और आप ही में से वो लोग हैं जो रैंक लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ला सकते? डेफिनेटली आप भी ला सकते हैं। राइट तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक एक करके, जितनी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की है उन सभी के बारे में। उन सबको जानने के पहले मैं आप लोगों को एक एक कुछ गोल्डन रूल्स बताना चाहूंगी जो आप में से सभी को फॉलो करने हैं। राइट देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको अब पढ़ना नहीं है। यस, इस सलाह को बहुत सीरियसली लेना है। आपको पढ़ना एक्चुअली नहीं है। राइट तो करना क्या है? आपको लिखना है ना। मैक्स टू मैक्स यू हैव टू राइट। देखिए, जितना लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को लिखना है, अब पढ़ना नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगी। इस सेशन को आप पूरा देखें, आप मेरी इस बात को पूरी तरह समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, मल्टीपल टाइम रिविजन अगर आप करते हैं तो ये ही की है कि आप बेहतरीन लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम जो है उसको निकाल पाएंगे। और एक लास्ट चीज ये है कि आपको पॉकेट नोट्स बनाना है। राइट तो अब ये सारे गोल्डन रूल्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एलिब्रेट कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ना क्यों नहीं है, मुझे एक बात बताएं। आप सभी अगर प्री क्वालिफाई करके आए हैं तो आप लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपीजी के एंड ये जितने भी फाउंडेशन चीजें होती हैं ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस आप एक ही चीज करें कि बार बार अपने आप से सवाल ना करें। डोंट आस्क योरसेल्फ कि यार ये याद नहीं आ रहा है, मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। डेफिनेटली आपने पढ़ा है तभी आप यहाँ तक पहुंचे, है ना। इतना भरोसा आपको खुद पे रखना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इतना भरोसा खुद पे रखेंगे तो जाकर के आपके साथ एक चीज होगी कि आप लिखने का कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके साथ खुद होता होगा, आप चाहें तो ये खुद से नोटिस करें, जब आप बार बार खुद से क्वेश्चन करते हैं कि अरे यार ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, शिट ये मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप ये चीजें बार बार सोचते हैं तो लिखने का कॉन्फिडेंस कभी जनरेट होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जितना फाउंडेशन आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहें, है ना, और लिखें। अब लिखेंगे किस तरीके से? देखिए, आप लोगों के जो पेपर का पैटर्न है वो आप लोगों को 3 आवर लिखना होता है कंटिन्यूअसली। हाँ, शुरुआत में एकदम से 3 घंटे लिखने में मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करें आप, लेकिन लिखना फिर भी आपको रोज 3 घंटे है, तो 3 घंटे लिखना भी ना पड़े, रोज 3 घंटे लिख पाए, इसके लिए इसको बांट लो 1.5 आवर्स एंड 1.5 आवर्स। राइट ये जो 1.5 घंटे का समय है ये आप बिल्कुल सुबह सुबह लिखें।
इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग। आप चाहें तो इसको 6 से 7:30 कर सकते हैं। आप में से कोई अगर और जल्दी उठ सकते हैं तो मेक इट 5 to 6:30, राइट। तो ये करने के बाद आपने लिख भी लिया है और आपको 1.5 घंटे का समय जो दिन में आपका कहीं और लग जाता या लिखने में चला जाता, वो आपने बचा लिया है। आपने मॉर्निंग में इस स्केड्यूल को पूरा कर लिया है। एज इट इज आप लोग इवनिंग में करें, वो समय जब आप लोग चाय वाय पीते हैं या थोड़ा बहुत हैंग आउट करते हैं या फोन वगैरह ऑपरेट करते हैं, वो टाइमिंग सच एज 5 से 6:30 का टाइमिंग हो गया, है ना, ये 4 से 5:30 का टाइमिंग हो गया, जो जनरली हमारा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। इस समय पे जनरली चाय वाय पी रहे होते हैं, अपना फोन ऑपरेट कर रहे होते हैं, या दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, फैमिली से बात कर रहे होते हैं। तो आप लोग ये समय भी थोड़ा सा 1.5 घंटा यहाँ लिखने को दे। या फिर नाइट आउल्स हैं, आराम से रात में पढ़ सकते हैं, तो आप इसको अपना पढ़ाई का स्टफ पूरा करने के बाद कर सकते हैं, जैसे 12 to 1:30 AM। हालांकि एग्जाम टाइम्स पे मैं सलाह नहीं दूंगी कि आप इतनी देर तक जागें, है ना। कोशिश करें आप जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जागे, दैट मेक्स यू मोर एनर्जेटिक। तो ये जो 1.5 घंटे का स्लॉट है, ये आप बांट लें। अब इसमें आप लिखेंगे क्या, ये जो 1.5 घंटे का स्लॉट है, इसमें आप लिखेंगे क्या? तो ध्यान दें, इस 1.5 घंटे के स्लॉट में आप लोग लिख सकते हैं ओल्ड पेपर्स, जो पुराने एमपीपीएससी मेंस के पेपर्स हैं, आप वो लिख सकते हैं, है ना। या फिर आपके पास कोई प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो जो पेपर्स आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं और उसमें आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोबारा उन्हें लिखें, है ना। जितनी बार आप लिखेंगे टॉपिक पे आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी, है ना। इसीलिए देखिए क्या होता है कि पढ़ना अलग एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पेपर 2 की, पेपर 2 पॉलिटी। मान लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि पेपर 2 प्रिपेयर करिए, 2 दिन में आपका पेपर होगा, और आप इसमें डीपीएसपी पढ़ने लग जाएं, है ना, फंडामेंटल राइट पढ़ने लग जाएं, आप इस तरह की संवैधानिक प्रणाली पढ़ने लग जाएं, तो दिस इज जस्ट मेयर टाइम वेस्ट, क्योंकि ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। बी कॉन्फिडेंट ऑन देम, है ना। अब वो चीजें कवर अप करने की कोशिश करें जो नया हुआ है, जो नया घटनाक्रम है। जैसे कि क्या क्या कवर कर सकते हैं आप? आपने देखा होगा कि बीते 2 सालों में, जब से एग्जाम नहीं हुई है, बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, है ना। तो ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप इनकी अलग से एक लिस्ट बना लें, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा न्यायपालिका ने बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, है ना। जो डिसीजंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, नंबर ऑफ, आप उनके बारे में जाने, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस जो हुए हैं उनके बारे में आप समझे। आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारी लाइफ पर, या मैं कहूंगी देश को या वैश्विक छवि को बहुत फर्क पड़ा है, जैसे 370 का हट जाना, है ना। इसके अलावा जो नंबर ऑफ धाराओं के साथ परिवर्तन हुए हैं, वो आप लोग कवर अप करने की कोशिश करें। अभी रिसेंट में सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई आप लोगों ने विवाद देखा है, तो आप उस सेंटर स्टेट के बीच का जो विवाद है उसको कवर अप करने की कोशिश करें। तो ये वो नई चीजें होंगी जो आपकी आंसर राइटिंग को एनरिच करने का काम करेंगी, और आपका मेन मुद्दा यही है। देखिए, बेसिक बातें तो सबको आती है ना। अगर पूछे गए कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको लेकर के हाल ही में भारत में क्या प्रतिबंध लगाया गया, या कोविड-19 की वजह से आपके कौन से फंडामेंटल राइट्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो आप अगर नॉर्मल एफआर पढ़ के गए हैं जो किताबी भाषा में है, और आपने नई चीजें नहीं पढ़ी है, तो फिर आप इस क्वेश्चन के साथ न्याय थोड़ी ना कर पाएंगे, है ना। और पर्पस क्या है कि हर प्रश्न के साथ आपको न्याय करना आ जाए। अगर हर प्रश्न के साथ न्याय करना आपको चाहिए, तो फिर आप नई चीजें पढ़ें, बेसिक चीजें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अब आप बनाए पॉकेट नोट्स। ये पॉकेट नोट्स क्या होते हैं? देखो, पॉकेट नोट्स का सीधा मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं, उसका कोई भी आप लेंदी चिट्ठा ना बनाएं, ऐसी बिल्कुल 100 पेज की एक मोटी सी कॉपी है, उसमें मेरे सारा स्टफ लिखा है। नो, डोंट डू दैट, बिल्कुल नहीं करना। पहली बात तो कोशिश करें कि जितना भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है वो आपके ब्रेन में ही रहे, है ना, वो आपके दिमाग में रहे। दिमाग में रहने से मेरा मतलब है कि उसे आप कॉपी पेन पे बार बार ना उतारें। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधा सा मैं अगर आपसे टॉपिक ले लूं, तो यही हमारा मूल अधिकार, है ना। मान लेते हैं मैं आपसे कह दूं कि पॉलिटी के आप लोग नोट्स बना ले, तो पॉलिटी के नोट्स में अगर आप एफआर लिखने बैठ गए, फंडामेंटल राइट्स लिख रहे हैं, तो वो सेंसलेस हो गया ना, कोई काम का नहीं है। इतना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए, यू आर एन एस्पिरेंट नाउ, मेंस लिखने जा रहे हैं आप। तो ये जो बेसिक बातें हैं इनको दिमाग में ही स्टोर करके रखना है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ये पॉकेट नोट्स में बनाना क्या है? पॉकेट नोट्स में आप ऐसी चीजें बनाएं, पहली तो जो हमने अभी यहाँ डिस्कस करी, जो नई हुई है ना, वेरी न्यू। एंड नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके डायमेंशन लिख लें आप, है ना, डायमेंशन लिख लें। जब आप डायमेंशन लिख लेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कवर कर लिया और मेरा क्या मिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के तौर पर देखती हूँ, डायमेंशन लूंगी मैं सिंधु घाटी सभ्यता के, या सिंधु घाटी सभ्यता देख लें आप, या फिर मैं कहूंगी आपसे आप एग्जाम्पल ले लें आंदोलनों का, है, स्वतंत्रता आंदोलनों का या विद्रोहों का। ये हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पहले अगर मैं सिंधु घाटी की बात करूं तो क्या क्या डायमेंशन बनते हैं, देखिए डायमेंशन नंबर पहला है फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी कि कौन सी साइट्स रही हैं इंपॉर्टेंट, पहली बार खोज किसने की है, या उस समय पे कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से वर्ष में उनकी खोज हुई है, ये फैक्चुअल बातें हैं। तो इनमें से मैक्सिमम चीजों को दिमाग में रखना है। हाँ, ऐसी बातें जो आप बार बार भूल सकते हैं, या फिर आप उनको चार्ट बना के एक जगह मेंशन कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 साइट्स हैं, मैंने 10 की 10 यहाँ पे लिख दी, उनके नीचे उनके खोजकर्ता और उनके ईयर लिख दिए। बहुत कम जगह में मैंने मैक्सिमम जो डेटा है उसको कवर अप कर लिया। नंबर 2, अब आप देखेंगे इस समय की व्यवस्थाएं, जैसा कि ऑलरेडी मेरे जो लेक्चर्स होते हैं हिस्ट्री के उसमें मैं आपको बताती भी हूँ। इसमें आप लोग सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं, है ना, राजनैतिक पढ़ते हैं, और आप देखेंगे आर्थिक पढ़ते हैं, धार्मिक पढ़ते हैं। तो हर तरह की जो व्यवस्था है उसके केवल डायमेंशन लिख लें आप, कीवर्ड्स में उसको लिख लें, कबीलाई व्यवस्था है ना, और महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इस तरीके के कीवर्ड्स में इस बातों को लिख लें। तो ये भी आपके एक चार्ट फॉर्म में आधे पेज से भी कम में खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद सिंधु सभ्यता में आता है पतन के कारण, है ना। तो यहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स में पतन के कारण लिख सकते हैं, और सामने किसने पतन के कारण, किस ऑथर ने या किस हिस्टोरियन ने पतन का कारण क्या बताया है। फिर जो लीगल कारण है, लीगल कारण आपको ऑलरेडी पता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यता खत्म हो गई थी, है ना, तो वो चीज आप लिख लें। तो इस तरीके से एक पेज से भी कम में आपकी मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो कवर अप हो गए। अब आप जब भी रिवाइज करेंगे आप इन डायमेंशंस को देखें और दिमाग में याद करने की कोशिश करें कि ओके फाइन, ये मैं लिख सकती हूँ या ये मैं लिख सकता हूँ, है ना। आपको कीवर्ड क्लिक होने चाहिए। अगर कीवर्ड क्लिक हो रहे हैं तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप अपने ये पॉकेट नोट्स बनाने का काम करेंगे, पॉकेट नोट्स में आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे डायमेंशन, आयाम लिखेंगे। और जब भी आपका समय आपको मिलता है रिवाइज करने का, तो आप इसको एक बार दो बार नहीं, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। जितनी ज्यादा बार, देखिए रिवाइज का मतलब क्या है, आंखों के सामने से निकालना। जितनी ज्यादा बार ये चीजें आंखों के सामने से निकलेंगी उतनी दिमाग में उसकी फ्रेम बनती जाती है पिक्चर फॉर्म में, राइट। तो आप ये डायमेंशन बार बार देखते रहें। जो डायमेंशन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ज्यादा डेटा याद नहीं आ रहा है, तो हाँ उस बेसिक टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ लें, है ना। रटने मत बैठे, याद करने ना बैठे, जस्ट रीड इट, पढ़ लें और फिर लिखने की कोशिश करें। उसको याद नहीं करना, ज्ञानार्जन नहीं करना है बहुत ज्यादा, और ना ही उसको ऐसे बिल्कुल रटने की कोशिश करनी है शब्दशः, नो। एक बार पढ़ लिया, थीम समझ में आ गई, फिर लिखने की कोशिश करो, उसको पेपर पे उतारने की कोशिश करो, दैट यू शुड डू। तो गोल्डन रूल्स हैं, बेसिक चीजें पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना केवल वो चीजें हैं जो नहीं है। एडिटोरियल्स पढ़ें, आप न्यूज पढ़ें, जो नई घटनाक्रम हुए हैं वो पढ़ें और उनसे अपने आंसर को एनरिच करें। लिखना है, लिखना किस फॉर्मेट में है मैंने आपको बताया, 1.5 घंटे का समय आप लोग बांटें और उसको लिखते रहें, है ना। अब आप यहाँ देखें मल्टीपल टाइम रिवीजन भी मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। और पॉकेट नोट, पॉकेट नोट्स के बारे में याद रहे 20 से 30 पेजेस ओनली, नॉट मोर देन दैट। और हाँ ये चीज याद रहे, ये लोग आप ये चीजें आप लोग पेजेस में लिखें, कॉपीज में ना लिखें, है ना। जो कि ब्लैंक पेजेस या बिना जो स्टेपल वाले पेजेस आते हैं, सिंपल पेजेस, उनमें आप लिखें और उनमें ही इन चीजों को, मान लीजिए कुछ स्किप हो जाता है तो हम लोग बीच में दूसरा पेपर लगा पाएंगे। तो 20 से 30 पेज मैक्सिमम, उनको स्टेपल करके अलग अलग उनकी डायरीज बना लीजिए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में याद रखिएगा आप लोगों को कंटिन्यू लिखना होता है। कंटिन्यू से मेरा मतलब है कि आप लोगों को गैप नहीं मिलती है एग्जाम में, तो गैप नहीं मिलने की वजह से आप लोगों को डेली लिखना होता है, डेली। तो पढ़ने का उतना समय ही कहाँ है कि आप सोचेंगे कि पूरा नोटबुक या पूरे नोट्स या पूरी बुक रिवाइज कर लेंगे, ऐसा समय हमारे पास मिलेगा ही नहीं। हमको बहुत कम 17-18 घंटे मिलने वाले हैं, 17-18 घंटे में हम कैसे बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे, उसके लिए 20 से 30 पेज है जिसमें सारे फैक्ट है, सारे डायमेंशन है। मान लीजिए कुछ याद नहीं आ रहा है तो उसको हल्का सा हम पढ़ सकते हैं, बाकी सब कुछ है इसमें। और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखना इज एन आर्ट। पढ़ना अलग चीज होती है, लिखना अलग चीज होती है। और हमको जो स्किल मास्टर करनी है वो है राइटिंग, यानी कि लिखना।
तो विशेष फोकस आप इस पे रखें। अब देखिए ये सारे गोल्डन रूल्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन क्या हर एस्पिरेंट एक जैसा है? नो, हर एस्पिरेंट अलग अलग है। तो यहाँ पहली बात करेंगे तो पहला जो एस्पिरेंट है मेरे पास वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड से मेरा मतलब है जिसने पहले से पहले ही मेंस की तैयारी अच्छे से करके रखी है ना। फिर आते हैं दूसरे टाइप के एस्पिरेंट्स जो 50-50 जोन में है कि हमने थोड़ा पढ़ लिया है, थोड़ा नहीं पढ़ा है, बीच में लिंक टूट गई काइंड ऑफ। और तीसरे वो हैं कि जिनका प्री निकल गया, उन्हें खुद ही भरोसा नहीं हो रहा है और अब वो एज अ बिगिनर इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मुझे बताइए कि अगर सभी एस्पिरेंट्स एक जैसे होंगे तो ही ये गोल्डन रूल जो है वो एक जैसे फॉलो कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अलग अलग हैं तो उनके लिए तैयारी की रणनीति थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। पहले उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं। देखिए अगर आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप रैंक लेकर के आए, है ना। टॉप 20 या टॉप 30 में, टॉप 30 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, टॉप 20 में जगह बनाने की कोशिश आप करें, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो आपको तो केवल एक ही चीज करनी है, राइटिंग राइटिंग हैंड राइटिंग, लिखते चले। अब राइटिंग करेंगे कैसे? अगर रोज एक ही जैसी राइटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको राइटिंग करनी है क्रिएटिव। यदि आप क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो ही कोई फायदा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एमपीपीएससी में जो ढर्रा है जनरली लिखने का, या मैं कहूंगी एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन डील करने का तरीका होता है, पहले कुछ लाइंस में इंट्रो होता है, बीच में मेन बॉडी ऑफ द आंसर एंड लास्ट में कंक्लूजन। दिस इज अ पैटर्न। अब ये जो मेन बॉडी है ना, इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी आ सकती है। सच एज आप लोग यूज कर सकते हैं टेबल्स का, आप लोग यूज कर सकते हैं चार्ट्स का, आप लोग यूज कर सकते हैं ग्राफ्स का, आप लोग मैप्स बना सकते हैं। इस तरीके की जो नई चीजें हैं वो करने की आप कोशिश करें हर दिन जब आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको पढ़ने पे बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ना। आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप केवल पॉकेट नोट्स बनाएं, रिवाइज करते जाएं और इन चीजों को बार बार अपनी आंसर राइटिंग में ढालने की कोशिश करें। नए मैप्स, नए डायग्राम्स, नए चार्ट्स, नई टेबल्स, नया क्रिएटिविटी, कुछ इस तरह की चीजें करते जाएं ताकि आपके पास राइटिंग के मल्टीपल पैटर्न्स होंगे। जब आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स होंगे तो आपकी कॉपी बहुत सजी धजी दिखेगी, और जब कॉपी बहुत सजी धजी होती है तो एग्जामिनर उस कॉपी से आंखें हटा नहीं पाता है। उसको वो कॉपी पर्सनली अच्छी लगती है, वो ध्यान से उन चीजों को पढ़ता है और उस कॉपी से जुड़ पाता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी से नहीं जुड़ पाता है तो ऑनेस्टली नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका आपकी मार्किंग पर, है ना। कई बार होता है ना कि अगर हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है कॉपी को, तो हाथ भी उतना अच्छा नहीं चलता है। तो हाँ, कोशिश आपको ऐसी करनी है कि कॉपी आपकी इतनी क्रिएटिव हो, इतनी सजी धजी हो कि एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो एक काम तो आपको करना है क्रिएटिव राइटिंग का। दूसरी बात करूंगी, दूसरा काम आपको क्या करना है। देखिए क्रिएटिव राइटिंग के अलावा आप जिस काम पे अपना समय लगा सकते हैं वो है आपकी पॉकेट नोट्स जो हैं उनको आप और बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे बेहतरीन बनाएंगे? आप क्या करें, जो दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ने पे टाइम नहीं लगा पाएंगे उस पर आप लगा पाएंगे, सच एज एडिटोरियल्स। देखिए जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है वो एडिटोरियल्स को टाइम देने की बजाय जो ट्रेडिशनल सिलेबस का डेटा है पहले वो पढ़ लें, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर जिनका ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो एडिटोरियल्स पे अच्छा फोकस कर सकते हैं, है ना। लोकल न्यूज पे अच्छा फोकस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आपकी जो एग्जाम है वो स्टेट पीसीएस की एग्जाम है, तो जो स्टेट की एग्जाम होती है उसमें स्टेट का डेटा आप लोग ढूंढ के रखें। स्टेट का डेटा कैसे ढूंढेंगे आप बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी करें। जब आप इकोनॉमिक सर्वे एमपी का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एमपी का तो पढ़े ही पढ़े, आप लोग सेंटर का भी पढ़ें, है ना, ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप डील कर पाए। जब आप इस सर्वे को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, फिगर मिलेंगे। आप इनको भी एक छोटी सी स्लिप में रेडी कर लें, है ना। डेटा कलेक्शन का काम बहुत अच्छे से आप लोग करके रखें और इनको आप इन सब क्रिएटिव चीजों में यूज करें, हाईलाइट करें बहुत अच्छे से। जब आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आपके पास समय बहुत बचेगा। जब बहुत समय बचेगा तो आप कॉपी को 1 से 2 बार चेक कर लें, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं उनको आप हाईलाइट कर दें। आप देखें ये सब सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉपी जो है ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर बनेगी, है ना। तो ये चीजें आपको कम से कम करनी है। और इन सबको करने के चक्कर में एक बात बिल्कुल मत भूलना कि एमपी में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़े ना। ये सोचकर कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, ट्रेडिशनल चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, उनको भी आपको तवज्जो देनी है, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहें, है ना। वरना ऐसा ना हो कि हम नई चीजें, रेयर चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ट्रेडिशनल चीजें छूट गई,
जो कि ऑलरेडी पेपर का 75% कवर कर ले रही हैं। तो इन चीजों का ध्यान रहे। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए रहेगी जिन्होंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर चुके हैं। अब वो लोग जो 50-50 स्टेज पर हैं कि कुछ प्रिपेयर कर लिया है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो देखिए जिन्होंने कुछ प्रिपेयर किया है और कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, उनके लिए एक चीज रहेगी, उनको रिविजन करना है ज्यादा बार, है ना। क्योंकि 50-50 वाले केस में क्या होता है, कई बार हमारे साथ दो सिचुएशन बनती है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि यार ये मैं लिख तो लूंगी, लेकिन जब पेन उठाते हैं तो लिखने के लिए चीजें याद नहीं आती। ये सबके साथ हुआ होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब हम बहुत जल्दबाजी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब ये होता है कि कुछ चीजें पढ़ने में आ गई, कुछ चीजें पढ़ने में नहीं आई, और जब लिखने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो हम बहुत एक्सीलेंट लेवल के लिख देंगे और कुछ ऐसे हो जाएंगे कि याद भी नहीं आएगा लिखना क्या है। तो ऐसा ना हो जाए, आप लोग पढ़ने को थोड़ा सा समय देंगे। आपका जो स्केड्यूल होगा दिन भर का, उसमें आप 4 to 5 आवर्स एक सिटिंग की सिंसियर स्टडी करें, और इसमें आप सब्जेक्ट को पूरा पूरा गो थ्रू करने की कोशिश करें, है ना। जब आप गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट को, तो जाकर के आप उसकी समरी समझ पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप 4 से 5 घंटे पढ़ने बैठे हैं, आज एक दिन हुआ और एक दिन में हमने केवल मुगल पढ़ लिए, या एक दिन में हमने केवल और केवल क्या पढ़ लिया, जलवायु पढ़ ली। नो, दिस इज बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आपकी, आपका बहुत बुरी तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप पूरे पूरे सब्जेक्ट को कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें, है ना। एक कॉम्पैक्ट स्टडी आपको चाहिए। तो 2 से 3 दिन आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ने पे लगाएं, और उसके बाद आप लोग ये जो 1.5 आवर का लिखना है वो करें, है ना। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं वो डायरेक्टली लिखना शुरू करेंगे, जो लोग प्रिपेयर नहीं है वो पहले चीजों को पढ़ें, है ना। क्योंकि अगर आप बिना पढ़े लिखने की कोशिश करेंगे तो आप डीमोटिवेट होते जाएंगे, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं बन रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा लो होने लगता है। तो ये ना हो, इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें और पढ़ने के बाद लिखें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ओल्ड पेपर देखें, है ना, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी एक बार देख लें, और फिर आप लोग 1.5 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि मल्टीपल चीजें पढ़ने में भी आ जाएंगी और उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को ज्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि आप लोग 50-50 वाले हैं, आपका ट्रेडिशनल जोन अच्छा होता है, तो ट्रेडिशनल चीजों को पढ़ते रहिए, उनको अच्छे से कवर अप कीजिए। नहीं एडिटोरियल को समय दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वन लाइनर के जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वो देख लें, उनसे एक छोटा सा डेटा कलेक्शन कर लें और उनको अपने आंसर्स में यूज करने की कोशिश करें, तो भी आंसर आपका एनरिच हो जाएगा, डोंट वरी। तो इतनी चीजें आप लोग करें। अब आते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी प्री निकल गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है मेंस को कैसे पढ़ें। तो ध्यान देना है आप लोगों को, पेपर नंबर 1, 2, 3 तो वही है जो आपने प्री में पढ़ लिया है ना। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ऐसी चीजें हैं जिनका सामना आपसे पहली पहली बार होगा। तो शुरुआत में, तैयारी के शुरुआत में आप लोग इन तीनों को थोड़ा सा तैयार कर लें। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये अपने आप में छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे के लिए बहुत विशेष प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आप रोज का एक टॉपिक पढ़ें और रोज उस टॉपिक पे एक ऐसे लिखें। ये तो आप तीनों को करना चाहिए, तीनों जोन के लोगों को करना चाहिए, है ना। डेली एक ऐसे लिखेंगे तो आपका जो ऐसे का सेक्शन है वो कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ इस ऐसे लिखने के दौरान बहुत सारी प्रिपरेशन हमारी ऑलरेडी हो जाती है, बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, कुछ भ्रष्टाचार कवर हो गया। आप देखेंगे कई बार नैतिक मूल्य कवर हो गए तो पेपर 4 कवर हो जाता है। कई बार आप देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य पर निबंध आ जाता है, या हिंदी साहित्य और सिनेमा पर निबंध आ जाता है, तो हमारा पेपर 5 कवर हो जाता है। आप यहाँ और देखेंगे कि कई सारे मॉडर्न, गांधी जी पर लिखने को आ गया तो एथिक्स और मॉडर्न दोनों में हेल्प हो जाती है, या बहुत सारे सोशल कॉजेस पे लिखने को आ जाता है, या कोविड-19 से रिलेटेड ऐसे इस बार आपको प्रिपेयर करने हैं, तो ये आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। आपके पास डेटा कलेक्ट होगा आंसर लिखने के लिए, तो डेली डेली एक ऐसे सभी लिखें, है ना। इसके बाद बात करूं पेपर 5 हिंदी की, बहुत छोटा सिलेबस है, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत क्विकली प्रिपेयर हो जाएगा, छोटा सा सिलेबस है। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो भी पहले इसको कवर अप कर लें, ताकि ये पेपर आपके लिए बैरियर ना बने। फिर बात करते हैं एथिक्स की। देखिए एथिक्स प्रीलिम्स में हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, ये केवल मेंस में ही पढ़ने को आता है और ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा बहुत काम आता है हमारे। तो ये जो पेपर 4 है हमारा एथिक्स, इसको भी बिगिनर्स पहले प्रिपेयर करें। तो जब ये आपके पहले प्रिपेयर हो जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर नंबर 1 के बारे में तो ऑलरेडी मालूम है, 2 के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं प्री में, 3 के बारे में भी प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं, और 4, 5, 6 हमने एक बार पढ़ लिया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्विक रिविजन लगाना शुरू कर दें, है ना।
क्विक रिवीजन लगाएं और उसके बाद आप लोग भी ये प्रोसेस हो जाने के बाद 1.5 घंटा डेली लिखना शुरू कर दें। इतना कर लेंगे आप लोग, इसी पैटर्न पे लिखें, ओल्ड पेपर्स उठाएं या मॉक हो तो मॉक उठा लें, कहीं की टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज उठा लें, इस तरीके की चीजों से आप लोग 1.5 घंटा लिखना शुरू कर दें। इतनी चीजें आपकी हो जाएंगी तो ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। अच्छा, आंसर को एनरिच करने की चीजें आप लोगों के लिए भी एज इट इज रहेंगी, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम्स जो बना सकते हैं वो बनाएं, कॉपी को क्रिएटिव बनाएं, अच्छी दिखती है कॉपी। तो ये बेसिक तरीका हमारा लिखने को लेकर रहेगा कि पढ़ें कैसे और लिखें कैसे, है ना। पढ़ने के लिए हमने अभी अभी देखा है कि हमको पॉकेट नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा 10-10, 20-20, 25 दिन तक एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते रहना है, 3-3, 4-4 दिन में चीजों को खत्म करें और आगे बढ़ें, और फिर 3-3, 4-4 दिन के लिए उन्हें ले लें, तो एक बार पढ़ भी लेंगे और 2-3 बार रिवाइज भी कर लेंगे और साथ साथ लिखना भी हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है मेंस में लिखने का, राइट। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी पेपर वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहला पेपर है हमारा, मैं फर्स्ट पेपर की बात करूंगी जो कि 2 पार्ट्स में होता है हमारा, है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो इसमें हमारा आता है एमपी, इसमें आता है हमारा हिस्ट्री, इसमें आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर, है ना। ये भी 2019 तक वालों की ही मैं बात कर रही हूँ जो 2019 में पेपर दे रहे हैं, 20 में सिलेबस में थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं। तो इसमें हमको एमपी की हिस्ट्री, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये टॉपिक हमको कवर अप करने होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है, इसमें आ जाएगा हमारा एंशिएंट, इसमें आ जाएगा हमारा मिडिवल, इसमें आ जाएगा हमारा मॉडर्न, इसमें साथ ही साथ आ जाएगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि अब 2020 के सिलेबस में नहीं है, तो आपको वर्ल्ड भी पढ़ना है, और फिर साथ ही साथ आपको पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर और एमपी भी कवर अप करना होता है ना। तो देखिए, एमपी ऑलरेडी पूरा का पूरा आप लोग जैसा पढ़ते हैं प्रीलिम्स में वैसा ही है, लेकिन हाँ, मेंस में जो चीजें स्पेशली कवर करनी होती है, तो आप लोग एमपी के जो रूलर्स हैं, है ना, जैसे हमारे हो गए विक्रमादित्य, हो गए राजा भोज, हो गए, इस तरीके के रूलर्स जो है उनके बारे में थोड़ी अच्छी स्टडी कर लें, है ना। एमपी के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, एमपी के मेले वगैरह, एमपी के जो स्पेशल चीजें हैं एमपी की, ये आप लोग कवर अप कर लें। वर्ल्ड से क्वेश्चन फिक्स होता है ना, 5 ही टॉपिक है और वर्ल्ड से क्वेश्चन फिक्स होता है, तो एक बार आप वर्ल्ड अच्छे से देख लें। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तो आप प्री में भी पढ़ते हैं, तो इनको आप केवल डायरेक्टली लिखना भी शुरू करेंगे तो आप लिख पाएंगे। हाँ, फैक्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं, है ना, बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे युद्ध हो गए, बहुत सारी संधियां हो गई, तो इनको भी हमारे जो पॉकेट नोट्स होंगे उनमें हम एक एक पेज में कवर अप कर लेंगे, तो एक साथ एक जगह पूरा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, एंड में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। इतने वाइड सिलेबस को कवर अप करने के लिए डायमेंशन और जो फैक्ट शीट है हमारी पॉकेट नोट्स की, वो एक साथ इकट्ठी कर ले, 20 से 30 पेज में पूरा हिस्ट्री एक साथ होगा, और जब एंड मोमेंट पे इसको रिवाइज करने का समय आएगा तो बहुत इजीली हम लोग इसको कर पाएंगे। इसी तरीके से मैं पेपर 1 के पार्ट बी की बात करूं तो हमको आता है ज्योग्राफी, है ना, जिसमें एमपी भी है, वर्ल्ड भी है और इंडिया भी है, तीनों ही कवर अप करने। साथ ही साथ कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे है आपका आपदा प्रबंधन, है ना, आपका आ जाता है जल प्रबंधन, है ना, मृदा, इस तरीके के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके निकल करके आते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको आप स्किप ना करें, क्योंकि क्या होता है कि ये तीनों चीजें तो सभी एस्पिरेंट पढ़ के जाते हैं, कई सारे एस्पिरेंट हैं जो इन छोटे टॉपिक्स जैसे सिंचाई हो गया, मृदा हो गया, जल प्रबंधन हो गया, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए इनको स्किप करके जाते हैं। मेरा सजेशन है ना स्किप करें, क्योंकि अगर यहाँ से कोई 3 मार्कर बनता है ना, तो याद रखें अगर आप सही लिखेंगे तो वो पूरा 3 मार्क्स आपको दिला सकता है, और मान लीजिए आप ये पढ़ के नहीं गए तो और आपको उस 3 मार्कर का कोई अंदाजा नहीं है तो सीधा सीधा हो गया 0। तो जहां आप 3 मार्क्स की बढ़त पा सकते थे वहां आप 0 हो जाएंगे। इसीलिए छोटे टॉपिक्स को स्किप ना करें, ये बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनमें केवल डायमेंशन एक बार कवर हो गया तो पूरा लिखने में बहुत आसानी हो जाती है, तो इन्हें कवर अप करना है। इसके अलावा अगर ये ज्योग्राफी का पेपर हो रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसके साथ साथ आप यहाँ पे नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, है ना, कभी हमारी सिंचाई को लेकर के आती है, हमारी फसलों को लेकर के आती है, हमारे यहाँ के जल के जो स्रोत हैं उनको लेकर के आती है, हर तरह की रिपोर्ट हमारा नीति आयोग देता रहता है, तो आप वहां से डेटा फाइंड आउट करें, है ना, और उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करें, क्योंकि हमसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे भारत की फसलों के बारे में, मध्य प्रदेश की फसलों के बारे में, हमारे यहाँ सिंचाई की स्थिति के बारे में, हमारे मृदा की स्थिति के बारे में, और आपदा प्रबंधन से तो क्वेश्चन बनना फिक्स है। कोविड-19 में डिजास्टर मैनेजमेंट का विशेष रोल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किए गए थे, तो ये शब्द जो है हाईलाइटेड भी है इस समय पे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। और ऐसी जो
आपने देखी महामारी की स्थिति आई थी, उसमें आपदा प्रबंधन किस प्रकार किया गया, इससे रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। तो डू टेक केयर अबाउट सच थिंग्स, ये आपका इजीली आप लोग कवर अप कर सकते हैं, तो इसको आप लोग देखते रहें, राइट। इसके बाद में बात करूंगी पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 हम लोग देखें तो पेपर नंबर 2 में भी हमको पता है पार्ट ए एंड पार्ट बी है। अब पार्ट ए में हमको पता है कि एक तो हमारा पॉलिटी आ जाएगा, है ना, साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे है इसमें मीडिया हो जाता है, मीडिया के अलावा इसमें आपका है एनजीओ, एसएचजी और इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके, और साथ ही साथ आपकी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं वो आ जाते हैं, एक वो भी एक टॉपिक है ना। तो देखिए यहाँ जो बेसिक पॉलिटी है तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, प्री मेंस दोनों में एक ही जैसी रहती है, बस एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर ऑलरेडी आ जाएंगी। मीडिया बहुत छोटा टॉपिक है, इस पर तो आप एक काम करें, जो आप डेली निबंध लिखने वाले हैं उसमें आप यहीं से उठा करके निबंध लिखे तो टॉपिक पूरा ही कवर हो गया, है ना। एनजीओ एसएचजी छोटे टॉपिक हैं, किस तरीके से पढ़ना है पढ़ सकते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, प्रणालियां क्या होती है, कौन कौन से टॉप मोस्ट है, एक आधा उदाहरण दें अच्छा लगेगा। और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों में आतंकवाद, नक्सलवाद बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, स्किप बिल्कुल ना करें। इनसे रिलेटेड भी अगर 3 मार्कर बनेंगे तो 3 मार्क्स हाथ से जाने नहीं चाहिए, राइट। तो इस तरीके की चीजें हैं, करंट ओरिएंटेड चीजें भी पढ़ते रहें। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, बहुत सारे न्यायिक फैसले आए हैं, उनको भी स्किप ना करें। तो उनसे भी रिलेटेड अगर 3 मार्कर बनते हैं, देखिए 3 मार्कर आपको 3 में से 3 दिलाने की कवायद रखते हैं, इसलिए उनको बहुत सीरियसली लेना है आपको, राइट। अब बात करूंगी मैं सोशल इश्यूज की। सोशल इश्यूज तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो। अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह के आदी हैं तो ये तो पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं। क्या आता है इस पेपर में? इस पेपर में आता है आपकी हेल्थ के बारे में, है ना, एजुकेशन के बारे में, और आ जाता है इसमें बहुत सारे जो वांछित वर्ग हैं उनके बारे में, है ना, गरीबों के बारे में, या आप देखेंगे जो दिव्यांगजन है उनके बारे में, श्रमिकों के बारे में, सरकार कौन कौन से कल्याण के कार्यक्रम चलाती है। तो ये तो बहुत बहुत बेसिक है। बस हाँ, इसको एनरिच करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नीति आयोग, है ना, इन सभी के रिपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं उनका इस्तेमाल आप करते रहें, और सरकारी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी वास्ट डिटेल आप लोग याद रखें, है ना। जैसे आपने देखा होगा जनधन योजना जो थी हमारी, आत्मनिर्भर भारत आ गया है अभी, या स्वच्छ भारत मिशन है, ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल पता हो, कब शुरू हुई हैं, कितने चरणों में लागू हुई हैं, क्या प्रोसेस फॉलो की गई है, ऑल ओवर इंडिया को कैसे कवर अप किया गया है, और आप देखेंगे कि क्या उद्देश्य हैं, कितनी सफल हैं, कितनी, या अगर कोई स्कीम असफल रही है तो क्या कारण रहे हैं, क्या प्रभाव आए हैं अगर कोई स्कीम 10 साल 20 साल तक चल गई है। तो ये डायमेंशन से आप स्कीम कवर अप कर लें, ये पेपर आपका ऑलरेडी कवर अप हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको निबंध में भी बहुत मदद करने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके पेपर नंबर 3 की, तो पेपर नंबर 3 में है आपका साइंस एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत बहुत इजी पेपर होता है। इजी होने के साथ साथ ये पेपर स्कोरिंग भी होता है, दोनों ही चीजें हैं। तो आप अगर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपसे जो नॉलेज मांगी गई है वो आपसे जनरल नॉलेज मांगी गई है, आपसे स्पेसिफिक या स्पेशल नॉलेज नहीं मांगी गई है। तो इतना तो सभी पढ़ते हैं। और टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए तो आप लोग न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पढ़ते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नए एडवांसमेंट्स जो होते हैं, विकासात्मक तकनीकें जो होती है, जो विकासशील तकनीकें होती हैं, वहां से ज्यादा प्रश्न बनने के आसार होते हैं। और आने वाले समय पे जो 2020 का जो पेपर होगा, उसमें तो सोल पेपर साइंस एंड टेक का है 300 मार्क्स का। तो जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं उन्हें बहुत बहुत बेनिफिट इस चीज का मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में भी देखिए बहुत आसान प्रश्न आएंगे। आपने अगर ओल्ड पेपर्स देखे हो तो आपसे ज्यादा करके क्वेश्चन कहाँ से किए जाते हैं, आप देखेंगे आपसे ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाता है ना। ट्रांसपोर्ट के अलावा आपसे पूछा जाता है इकोनॉमी में जो बहुत सारे प्रभाव हैं उनके बारे में, आपसे नियोजन को लेकर पूछा जाता है ना। आप लोगों से पंचवर्षीय योजनाएं जैसी जो चीजें हैं उनसे 3 मार्कर वगैरह बन जाते हैं। और इकोनॉमी में आप देखेंगे तो इकोनॉमी में अब कोविड-19 को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड-19 जो है आपका 15 मार्कर बन सकता है, कि इससे उबरने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रयास किए गए, या इसके बाद अर्थव्यवस्था का स्वरूप या प्रकृति कैसी है,
इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मार्क्स कवर करना बहुत आसान हो गया है एक तरीके से। तो ध्यान देना है आपको इन चीजों पर, है ना। इसके बाद अगली मैं बात करूंगी आपसे पेपर नंबर 4 को लेकर, एथिक्स को लेकर। देखिए एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में तो आपको ध्यान देना है कि आपकी एक सबसे बड़ा वेटेज 65 मार्क्स की आती है केस स्टडी, है ना। तो केस स्टडीज को आप लोग ओल्ड पेपर्स से भी सॉल्व करें, ओल्ड पेपर्स के अलावा टेस्ट सीरीज से भी सॉल्व करें। और अभी जो नवीन प्रॉब्लम्स आपको आसपास देखने में आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा जो है उसको लेकर के बहुत भारत में अच्छी स्थिति नहीं है ना। तो वहां से प्रश्न, वहां से एक केस स्टडी बन सकती है। और आप देखेंगे बेरोजगारी का जो स्तर है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वहां से लेकर के केस स्टडी बन सकती है। और आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार जो है वहां से केस स्टडी बन जाती है। और आपके आसपास जो नवीन मुद्दे चल रहे हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस में जो डिस्प्यूट निकल करके आ रहे हैं, वहां से अगर कोई केस स्टडी बनती है, तो ऐसे जो नए नए मामले हैं उनसे खुद से अपने मन में सवाल आप करें कि हाँ अगर ऐसा है तो ये चीज हो सकती है, या ये नैतिक मूल्य आड़े आ सकता है, या इस तरीके के कदम उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन निकल के आ पाएगा। अगर ऐसी चीजें आप सोच सकते हैं तो आप इस केस स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। अभी तो कोविड से रिलेटेड भी केस स्टडी बनने का चांस है ना। तो यहाँ पे आप 65 की तो केस स्टडी ही है, उसको कवर अप कर लें। आपका जो यूनिट नंबर 2 है जिसमें थिंकर्स पूछे जाते हैं, थिंकर्स और थिंकर्स के स्टेटमेंट्स, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते आए हैं, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो बेसिक एथिक्स है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं मनोवृत्ति, है ना, सामवेगिक बुद्धि, इनसे रिलेटेड जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देके रखे हैं। तो आप लोग इन स्टेटमेंट्स पे फोकस करेंगे तो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन जो है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, इस पेपर में बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जांपल्स दीजिए, आप लोग रियल लाइफ के एग्जांपल दीजिए। एथिक्स में जब तक आप एग्जांपल नहीं देंगे तब तक आपकी बात का जो पोर्ट्रेयल है वो सामने वाले को आपकी बताई भाषा में नहीं होगा। क्योंकि एथिक्स में जब आप वर्ड्स को लिखते हैं तो हर इंसान के समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ध्यान दीजिए, जब आप अपनी बात को एग्जांपल से समझाएंगे तो जिस फॉर्म में आप उसे बताना चाहते हैं वो उसी फॉर्म में बात को समझ पाएगा। तो उदाहरणों के माध्यम से, घटनाओं का उदाहरण देकर के अपनी बात रखने की कोशिश आप लोगों के एथिक्स में करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अगर पेपर नंबर 4 कवर करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और पेपर नंबर 5 की अब मैं बात करूंगी आपसे। पेपर नंबर 5 है आप लोगों का हिंदी। हिंदी का पेपर मैंने पहले भी कहा एक आसान पेपर है। आसान पेपर होने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए कि कवर अप कैसे होगा। सबसे पहले तो है व्याकरण, है ना। जो लोग ऑलरेडी हिंदी मीडियम से हैं, 12th तक जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, उनके टच में लंबे समय तक रहा है तो इजीली उनसे हो जाएगा। जिन लोगों ने 12th तक बहुत अच्छा विशिष्ट हिंदी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने साधारण हिंदी पढ़ा है, उनके साथ थोड़ी सी समस्या आएगी क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिस के टर्म्स में इसको नहीं पढ़ते आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी व्याकरण पूछते हैं, आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिस और रिवीजन की भी हैं। जैसे आप देखेंगे विलोम पर्यायवाची सबको आते हैं, सबको मालूम है विलोम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा होता है जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपको आएगा। तो इसीलिए आप लोग बहुत सी किताबें, जब बहुत से एग्जाम्पल हुए इसके, उनको देखते रहें। मैं कहूंगी फ्री टाइम में देखते रहें। जब आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो ऐसी आंखों के सामने से एक बार निकाल दिया तो वो चीजें ध्यान में रह जाती हैं, क्योंकि ये एक बार में एक सिटिंग पे याद होने वाली चीजें नहीं है। ये डिक्शन बहुत बड़ा है, डिक्शनरी बहुत बड़ी है, तो आप इतना सब कुछ कवर कर सके मुश्किल है। इसीलिए पुराने पेपर देखें और साथ ही साथ जो एमपी स्टेट के दूसरे एग्जाम्स होते हैं जैसे एमपीएसआई जिसमें हिंदी पूछा जाता है, आप उसको देखें, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं मुहावरे वगैरह, तो ये भी एक सिटिंग पे होने वाली चीजें नहीं है, इनको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जिनको आप, जो आपको ऑलरेडी मालूम है लेकिन डिक्शनरी कमजोर है, तो आप लोग ऐसी चीजों को देखते रहें, है ना। इसके अलावा हिंदी में आप देखेंगे आप लोगों को हिंदी राजभाषा कैसे बनी है ना, ये राजभाषा का विकास नाम से एक टॉपिक आता है जिसमें संवैधानिक प्रावधान है, कौन कौन से अधिनियम अब तक राजभाषा के लिए बने हैं। ये भी टॉपिक आप कर ले, 3 मार्कर में बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा। मतलब समझिए आप कि 50 to 60% जो 3 मार्कर होते हैं वो अकेला यही टॉपिक कवर कर लेता है। तो ये हम अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 3 मार्क्स हमारे काफी अच्छे हो जाएंगे, और जो समझ है हिंदी को लेकर वो भी आपकी स्ट्रांग होगी। दूसरा, एक आपका लास्ट में सेक्शन आता है प्रारूप लेखन।
फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है और अच्छे मार्क्स आपको दे करके जा सकता है अगर सही फॉर्मेट आपने लिखा है तो फॉर्मेट राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जो गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्मेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से, किस भाषा शैली में चीजों को प्रेजेंट करती है, वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। और हिंदी के पेपर में देखिए बहुत स्पेशल बेनिफिट है, लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर आप एथिक्स, हिंदी और ऐसे को अच्छे से कवर अप करते हैं, है ना, या पेपर 6 ऐसे भी लूंगी मैं, नॉर्मली यहाँ पे एक अच्छा एस्पिरेंट 50 तक नंबर ले आता है। आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे 65 से 70 ले आए तो 20 से 25 की बढ़त आपकी हो सकती है। हिंदी की मैं बात करूं, एक अच्छा एस्पिरेंट मैं देखूंगी 130, 135 इस रेंज में मार्क्स ले आता है। मैं कहूंगी कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यहाँ पे 160 तक स्कोर करके आए हैं, 30 नंबर की बढ़त, है ना। वहीं मैं एथिक्स की बात करूंगी, एक जनरल एस्पिरेंट के यहाँ पे भी 130 तक मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपने थिंकर्स के स्टेटमेंट्स और केस स्टडी पे अच्छा फोकस कर लिया है तो मान के चलिए आप यहाँ पे भी 140 प्लस इजीली जाएंगे, इजीली। तो आप सोचिए कि यही तो हमारी 60 से 70 मार्क्स की बढ़त हो गई है दूसरों के कंपैरिजन में। मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो शुरुआती 3 पेपर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इन 3 पेपर्स को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये 900 नंबर की चीज बात हो जाती है ना, 300 ईच, तो ज्यादा फोकस यहाँ हो जाता है। और ऐसे में जो एस्पिरेंट बाकी चीजों को ध्यान नहीं दे पाते वो पीछे हो जाते हैं। तो ठीक है, ये 900 तो हमने प्री में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस से और अच्छे हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमने इन तीनों में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर दी तो शायद हम 25-30 मार्क्स तो कम से कम हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले ज्यादा ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो थोड़ा सा आप इनको लाइटली ना लें, अच्छी मेहनत आप इन पे भी लगाएं तो इजीली आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ हमने बात कर ली है कुछ बेसिक चीजों के बारे में कि क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, है ना। यहाँ मैंने आपको हाउ टू गेन मोर मार्क्स, इसकी बात मैंने आपसे अभी अभी की है कि पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ये आपको 30 प्लस मार्क्स की बढ़त दिला सकते हैं। इन पे आप लोगों को कैसे काम करना है वो आप ध्यान दें, है ना। मार्क्स गेन करने के लिए एक और सबसे अच्छी चीज जो आप सभी को डेली करनी है, यू हैव टू राइट 1 ऐसे डेली, है ना। एक ऐसे रोज लिखने का फायदा क्या होगा, आप रोज ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे लिखें जो जीएस से ही लिए गए हों, है ना। जैसे आप देखेंगे, मैंने आपको कुछ के उदाहरण दिए, हिंदी साहित्य और सिनेमा प्रारूप लेखन में या प्रतिवेदन में कई बार मदद कर जाता है ना। नंबर 2 आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने बोल दिया आपसे भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप, मान लीजिए आप इस पे ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको बहुत सी चीजें पढ़ने में आ जाएंगी, भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, कितने गठबंधन की सरकारें अभी तक बनी हैं, है ना। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो वोट बैंक की नीति है वो काम करती है, तो ये चीजें आपको उधर भी हेल्प कर जाएंगी। और आप देखें, आपने लिख लिया धर्मनिरपेक्षता पर आपने ऐसे लिख दिया, या आपने सहिष्णुता पर कोई ऐसे लिख दिया, तो एक वाइड डायमेंशन जो है वो आप कवर अप करते चले जा रहे हैं। और आप देखिए आप किस तरीके के ऐसे उठाएं, आप उठाएं आपदा प्रबंधन पे ऐसे लिख दें, है ना, 1000 शब्द आप इसी टॉपिक पे लिख दें, तो जितने डायमेंशन आपके उस टॉपिक में थे वो आपके यहीं पे कवर अप हो जाएंगे। तो एक टॉपिक भी कवर अप हुआ और निबंध भी कवर अप हुआ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उन्हें न चाहते हुए भी जो निबंध है वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, एमपीपीएससी का यही नियम है। तो इसीलिए अगर आप भी डेली एक ऐसे लिखेंगे तो डेटा कलेक्शन तो होगा ही होगा, हिंदी में निबंध लिखने की आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, मात्राओं की गलतियां कम होंगी, स्पीड जल्दी बढ़ेगी, है ना। ये चीजें आपके साथ होंगी। और दूसरा आप देखिए और आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। शुरू के जो 3 पेपर है, पेपर नंबर 1, 2, 3, इन तीनों पेपर्स में लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बहुत हाई रखें। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतने अच्छे मार्क्स होंगे, इस बात का ध्यान आपको अपनी कॉपी में रखना है, राइट। ये चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली, बहुत सारी आपने रिपोर्ट्स वगैरह का, आंकड़ों का जिक्र किया, आपने बहुत अच्छी डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, टेबल्स का इस्तेमाल किया है, हाईलाइट किया है चीजों को, डेफिनेटली इट विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। तो ये कुछ मार्क्स गेन करने के बेसिक तरीके होते हैं, राइट। अब चलिए, और मुझे थोड़ी सी बात आप लोगों से करनी है कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है ना। देखिए,
जब आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं तो टेस्ट सीरीज में आप ध्यान रखें, बहुत से बच्चों की ना बहुत सारी गलतियां होती है टेस्ट सीरीज में। गलती नंबर 1, उन्हें लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आपको टेस्ट सीरीज ऑफर करता है तो उसको बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं, इसलिए वो गैप कम रखता है ना। अब देखिए वो गैप कम रखता है तो कई बच्चों को क्या लगता है, यार इतनी जल्दी जल्दी पेपर हो रहा है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो क्या लिखूंगा, लिख ही नहीं पाऊंगा। ये सोच के ही वो टेस्ट सीरीज से भागता है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे यू डोंट हैव टू फोकस ऑन मार्क्स। आपने पढ़ा नहीं है, आप क्या लिखेंगे, ये मेन प्रॉब्लम नहीं होती। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो काइंडली डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स। आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, टेस्ट सीरीज आपको प्रोबेबल क्वेश्चन दे रही होती है और आपको इवेल्युएशन कर रही होती है आपका, है ना। तो मेन काम है टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपका इवेल्युएशन। दूसरा, टेस्ट सीरीज से आप समझते हैं, आपको ये बात समझ में आती है कि मुझे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। मेरा मतलब ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमने बहुत एक्सीलेंट लेवल पे पढ़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमको 2-3 लाइन से ज्यादा हमको कुछ पता नहीं होता, है ना। ये दो टाइप के कई बार टॉपिक हमारे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमने एक्सीलेंट तरीके से पढ़ा है उसमें हमारे पास लिखने को इतना होता है कि वो वर्ड लिमिट में फिट ही नहीं बैठता, हम बाहर चले जाते हैं। और कई में जिसमें हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है उसमें हमको आंसर को स्ट्रेच करना ही नहीं आता, हम वर्ड लिमिट की पूर्ति भी नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है उससे डील करना आपको टेस्ट सीरीज सिखाती है कि हम कैसे डील करें। जहां पे हमको बहुत ज्यादा आ रहा है वहां पे हमको कॉम्पैक्ट कैसे करना है चीज को, और जहां पे हमें कुछ नहीं आ रहा है वहां पे एटलीस्ट जो डायमेंशन इस हमारे क्वेश्चन से मैच करता हो हम उस तक कैसे पहुंचे, कैसे उससे हमको लिंक अप कर दे और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए, ये भी चीज आपको सिखाती है। दूसरा, आपका इवेल्युएशन होता है। जब आपके मार्क्स आपको पता चलते हैं, आपकी गलतियां आपको पता चलती है कि कॉपी में आपने कौन सी चीज कहाँ गलत लिखी है या इसको और बेहतर कैसे बना सकते थे, जब ये चीजें पता चलती हैं तो आप इनमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन मास्टर द स्किल। आंसर राइटिंग की जो स्किल है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको आपकी गलतियां बताई जाती हैं। जब आपको गलतियां बताई जाती हैं चेक करते समय और आप उनको सुधार लेते हैं तो लगातार सुधार जो होता है उससे आप इन चीजों को मास्टर कर सकते हैं, राइट। दूसरा, आप जब आपकी कॉपी चेक करवाते हैं तो जो टीचर होता है वो आपको करेक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग के लिए गाइड करता है कि क्या उचित तरीका हो सकता था। कई बार कुछ आंसर्स में पॉइंट वाइज आंसर लिखना अच्छा लगता है, कई में पैरा राइटिंग अच्छी लगती है, कई में टेब्युलर फॉर्म अच्छा लगता है, कई में चार्टिफाइड चीजें अच्छी लगती है। तो व्हाट क्रिएटिव पैटर्न शुड बी चूजन फॉर द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ये भी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलेगा। दूसरा, स्पीड मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। जब आप रियल टाइम लेवल पे लिखते हो तो आपको आपकी स्पीड का अंदाजा होता है, आपको पता चलता है कि मुझे कहाँ स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और कैसे कवर अप करना है और कितने टाइम में कौन सी चीज कवर अप करनी है जिससे मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो, अच्छे से अटेम्प्ट हो। इसके लिए भी टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें, है ना। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग ही आप लोगों को बताना चाहूंगी कि विश्वास एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है एकेडमी के फेसबुक पेज पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको लिंक दी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो कब कब है, उसका टाइम स्केड्यूल क्या है और उसकी जो रिलेटेड डिटेल्स है वो भी आपको पता चल जाएंगी। विश्वास एकेडमी की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिलेंगे सेक्शनल पेपर्स के साथ साथ आपको मिलेंगे फुल लेंथ पेपर्स, राइट। दोनों ही पेपर आपके करवाए जाएंगे, रियल टाइम प्रैक्टिस होगी, रियल टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, यानी कि कॉपी चेक होने के बाद आपसे 101 बातचीत की जाएगी सो दैट आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनसे रिलेटेड सवालों के जवाब आपको मिल सकें। ये बेसिक बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा, जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं ये सब टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। आप ये सारी चीजें विश्वास एकेडमी की टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीख पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग टेस्ट सीरीज की सारी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको अवेलेबल है, गो एंड चेक द लिंक। ओके, इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, लिंक देखने से पहले सुन लीजिएगा कि आप लोग टाइम और स्पीड का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, राइट। देखिए, एमपीपीएससी 2019 तक का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा टाइम का खेल है। देखिए 2020 की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि 20 में पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, इवैल्यूएशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो रहा है, तो मार्किंग पैटर्न पे भी इसका फर्क पड़ेगा और वहां पे स्पीड की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड लिमिट काफी कम कर दी गई है। लेकिन यहाँ जब तक आप 2019 का पेपर दे रहे हैं
यस, आपको वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आप क्या करें, देखिए टाइम और स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप लोग बहुत बेसिक चीज करें। 3 मार्कर के लिए आप लोग समय बांध लें कि 3 मार्कर जो है आपके 1 मिनट ईच पूरा होना चाहिए। 1 मिनट 1 3 मार्कर। अगर आप 1 मिनट में एक 3 मार्कर पूरा कर देते हो तो 15 मिनट में आपके सारे 3 मार्कर जो है वो खत्म हो जाएंगे। और इनफैक्ट कई बार ऐसा होगा कि जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उसमें तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे पहले ही आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में कई लोग हैं जिनके 10 मिनट या 12 मिनट में भी 3 मार्कर पूरे हो जाते हैं। तो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 मिनट मैक्सिमम इसमें आप अपने 3 मार्कर जो है वो कवर अप कर लें। दूसरा मैं बात करूंगी 6 मार्कर के बारे में। 6 मार्कर को आप लोगों को 3 मिनट्स ईच में पूरा करना है ना। और दूसरा, एमपीपीएससी में जनरली 6 मार्कर जो है अभी तक आपको 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मेरा सजेशन है आप लोगों को, आप कुछ क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करिए, है ना। कुछ में आप लोग 1 पेज की जगह 1.5 पेज तक जाइए, विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। कॉपी का जो वजन है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। कई बार ऐसा होगा कि आप अच्छी चीजें लिखना चाहते हैं लेकिन आपसे मिस हो जाएंगी 100 वर्ड्स लिखने के चक्कर में। तो हाँ, आप 10 में से 5 क्वेश्चन जो है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनमें आप अगर थोड़ी बहुत वर्ड लिमिट एक्सटेंड भी करते हैं देन इट्स अ नो बिग इशू। ये तो उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा एक पॉइंट पे जाके। तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसमें आप लोग वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करिए। आगे बात करूंगी 15 मार्कर के बारे में। 15 मार्कर को आप लोग क्या करें, 8 मिनट ईच, 8 मिनट में एक 15 मार्कर आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी टाइम और स्पीड मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे समय पे आपका पेपर खत्म होगा। आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पेपर को चेक करने के लिए, चीजों को हाईलाइट करने के लिए। और दूसरा, अब आप ये सोचेंगे कि ये आएगा कैसे। कोई की नहीं है, इसकी एक ही की है, लिखते जाओ लिखते जाओ। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितनी ज्यादा बार आप लिखते जाएंगे उतना ही आपका हाथ जो है वो लिखने के लिए शार्प होता चला जाएगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। यहाँ आकर के हमारा जो ये आज का सेशन है वो मैं एंड अप कर रही हूँ। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए हैं और आपकी जो जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी भ्रम थे आपके दिमाग में, भ्रांतियां हैं मेंस को लेकर के, वो भी मैंने दूर की होंगी। बहुत इजी है मेंस, है ना। आप लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को एक बार जरूर देख लें जिससे आपको विश्वास एकेडमी की जो मुख्य परीक्षा 2019 की टेस्ट सीरीज है उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू ऑल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।